हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी के लिए, आप सभी जानते हैं कि पीआईबी का वीकली एनालिसिस लेकर आता रहता हूं। तो अभी हम मई के सेकेंड वीक का पीआईबी का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट वीक का एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर में हम दोस्तों 9 से लेकर 15 मई तक के जो भी पीआईबी के अंदर में इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो, दोनों को हम क्या करेंगे यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर कह दूं, जो मेरे को फैक्ट लगते हैं मैं वो वहां पर ये लेकर आता हूं, और जो मेरे को ऐसा लगता है कि मेंस में यहां से कुछ चीज पूछी जा सकती है, इसका रेलेवेंस है, वो भी चीज मैं यहां पर इसके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको इसका यहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों स्टडी आईक्यू ने आपके लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर में स्टडी आईक्यू ये कोशिश कर रहा है कि आपके लिए आपकी तैयारी को अफोर्डेबल बनाया जा सके। और उसी कड़ी में ये बहुत अच्छी सेल चल रही है, 31 मई तक ही ये सेल रहेगी, जिसके अंदर में कोशिश की जा रही है दोस्तों कि आपको बहुत कम मिनिमम प्राइस के ऊपर में, यानी कि 9,999 रुपए के ऊपर में आपको क्या मिले, आपको यूपीएससी का पूरा कोर्स मिल जाए। तो इसके लिए आपको कोड क्या यूज करना है, PRT फ्लैश। क्या कोड यूज करना है, PRT फ्लैश। ठीक है दोस्तों, ये कोड यूज करेंगे तो आपको 9,999 रुपए में क्या मिलेगा, ये कोर्स मिल जाएगा। बहुत अच्छा कोर्स है, आप सभी के सभी इसको परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भी गाइडेंस के सेशन, जूम सेशन वगैरह सारी की सारी, पर्सनल मेंटोरशिप, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी, आंसर राइटिंग, सारी चीजें होती हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप सभी के सभी बुक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, तो उसके अभी आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि आपके लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ज्योग्राफी की जो बुक है वो अवेलेबल हो गई है। और इतनी ज़्यादा लोग इसको परचेज कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप भी इसको क्या कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उसको ऑर्डर कर दीजिए, वरना आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज़ को। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी एक ऑर्गेनाइज किया है, एक वेबिनार। क्या किया है, वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है कि वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो यहां पर सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है गंगा नदी। भारत के अंदर में दोस्तों गंगा नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूं कि जनरली हमारे यहां पर गलती हम ये करते हैं एनालाइज करते समय कि गंगा नदी को सिर्फ हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही क्या करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। गंगा नदी का साफ होना, गंगा नदी के अंदर में सारी चीजें अच्छे से रहें, ये होना आपकी इकोनॉमी को भी बेनिफिट पहुंचाता है, प्लस में एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट पहुंचाता है। तो गंगा नदी के तीनों एस्पेक्ट हैं, एक रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी वो भी एस्पेक्ट है, इकोनॉमी वो भी एस्पेक्ट है, और एनवायरनमेंट इकोलॉजी वो भी एक एस्पेक्ट है। तो गंगा नदी अगर पॉल्यूट होती है, अगर क्या वैसे पॉल्यूटेड है, बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे मिशन, इवन तो अब तो क्या है, मिशन चलाया जा रहा है कि कैसे क्लीन किया जाए, साफ किया जाए। पॉल्यूशन का सबसे मेन रीजन क्या है दोस्तों, जो वेस्ट वाटर आता है कई सारे घरों से, सीवेज से, कंपनीज से, इंडस्ट्रीज से, वो डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है गंगा नदी के अंदर में अलग अलग पॉइंट से, और इसके कारण में गंगा नदी क्या हो जाती है, वो गंदी हो जाती है। इवन गंगा नदी जी की गंदगी, मैला, इसके ऊपर में मूवीज तक बनी, गाने तक बने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारों के मैनिफेस्टो के अंदर में गंगा नदी को साफ करने का जिक्र होता है। और इसके मैं आपको बार बार कह रहा हूं, स्पिरिचुअल है ही, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी को फ्लरिश करने में। कैसे, आप अगर देखें तो भारत के अंदर में गंगा नदी अगर आप ऊपर से शुरू करें, उत्तराखंड से, गौमुख से शुरू करें और नीचे तक चले जाए सुंदरबन डेल्टा तक, तो आसपास के पूरे जितने भी इलाके हैं उनको आप देखें तो वो सारे के सारे क्या है, एग्रीकल्चर बेल्ट है। और एग्रीकल्चर बेल्ट के अंदर में रिवर का वाटर सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर एशियन टाइम से देखें तो सिविलाइजेशन क्या हुई है, वहां पर क्या करिए, सर्वाइव करी है नदी के सहारे। और जैसे ही वहां से नदी विलुप्त हुई, खत्म हुई, वो सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई।
तो इसलिए रिवर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों। तीसरी चीज दोस्तों, एनवायरमेंट। इरावदी डॉल्फिन, गैंजेस डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जिसको कहा जाता है, ये अगर मान के चलिए अगर क्या नाम है, वाटर अगर क्लीन नहीं रहेगा, पॉल्यूशन रहेगा, ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, तो इससे क्या चीज है, यानी कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी क्या होगा, हर्ट होगा। तो इन सब कारणों से लेकर दोस्तों क्या किया जा रहा है, गंगा नदी को साफ करने के लिए मिशन चलाए जा रहे हैं, और उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब दोस्तों वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे गांवों से, डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाला वेस्ट वाटर रिवर के अंदर में डायरेक्ट ना आए, उसके लिए क्या किया गया, इस वेबिनार को क्या किया गया, अरेंज किया गया। और वाटर क्या है दोस्तों, की नेचुरल रिसोर्स है। क्लाइमेट चेंज इसको एक बहुत बड़ा थ्रेट दे रहा है, साथ में हम ह्यूमन भी क्या दे रहे हैं, इसको सबसे बड़ा थ्रेट दे रहे हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों बहुत बड़े इशू क्रिएट हो सकते हैं वाटर रिसोर्सेज के कारण। इवन कहा जाता है कि आने वाले समय में विश्व के अंदर में गृह युद्ध अगर होंगे अलग अलग कंट्रीज में, तो पानी के कारण में होंगे। तो इस समय की नीड क्या है दोस्तों, कि आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ जाएं, कि जैसे नेक्स्ट जनरेशन वाटर के क्राइसिस से ना गुजरे। उसके लिए दोस्तों आपको नए नए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, तो वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको पता है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया 2014 के अंदर में। आपको अगर पता होगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री, वाटर से रिलेटेड स्पेसिफिक एक मिनिस्ट्री तक बनाएगी भारत के अंदर में। आप इंपॉर्टेंस समझिए, अगर आप देखें जल शक्ति अभियान शुरू किया गया, जिसके अंदर में आपको अगर पता होगा कैच द रेन। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी आएगा भी आगे, कि हमने कोशिश करी कि 75 यानी कि 75 आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर के सोर्सेज को क्या करना, कंजर्व करना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो सारी की सारी चीजें क्या करी गई हैं, कोशिश की गई है। अब देखिए क्या क्या किया गया। अब मान के चलिए वाटर को रीयूज करना, यह सबसे बड़ी चीज है, यह सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, कि एक बार वाटर को यूज कर लिया, उसके बाद में उसको फ्लो कर दिया जाता है। अब वाटर रीयूज कहां पर हो सकता है, अब पीने के लिए तो नहीं हो सकता, तो नॉन पोर्टेबल पर्पस के लिए हो सकता है। जैसे मान के चलिए इरिगेशन के लिए हो सकता है, सिंचाई के लिए हो सकता है, किसी चीज की धुलाई के लिए हो सकता है। तो वहां पर आप वाटर को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कंज्यूम्स मोर देन 80% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब मान के चलिए, अब देखिए एक चीज समझिए कि अर्थ गंगा प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर में। और ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है दोस्तों, 164 सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। अब आप इससे समझिए क्या कोशिश की जा रही है। पहली कोशिश ये की जा रही है कि पॉल्यूशन लेवल रिवर्स में कम हो। दूसरी कोशिश ये की जा रही है कि जो वाटर घरों में आ रहा है उसी को दोबारा से रिसाइकल रीयूज कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट करके, ये कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपको पता होगा कि हर घर जल से नल का कैंपेन चलाया गया कि कैसे वाटर को बचाया जाए। तो सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। 5 आवर्स का कॉन्सेप्ट हमारी इकोनॉमी के अंदर में क्या है दोस्तों, रिड्यूस करना है वेस्टेज को, रिसाइकल करना है वाटर को, रीयूज करना है वाटर को, रिजुवनेट करना है रिवर्स को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट करना है वाटर को दोस्तों। और जो यूथ है उसका तो रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन क्या है, यही है। तो इनको अवेयर करेंगे, इनको आप मेन स्ट्रीम मिलाएंगे, तो आपका जो कंजर्वेशन, जो एफर्ट है, वो क्या हो जाएगा, मल्टीफोल्ड वे में इंक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड ये अच्छा आर्टिकल है। दरअसल दोस्तों डेजर्टिफिकेशन क्या है, अगर डेजर्ट की बात आती है तो आंख मूंद के देखोगे तो थार डेजर्ट याद आता है, उधर सहारा मरुस्थल याद आता है। तो डेजर्टिफिकेशन क्यों हुआ होगा? यहां पर दोस्तों कई बार तो ये कहा जाता है, जहां पर अभी डेजर्ट आप देख रहे हैं वहां पर एक समय पे समुद्र हुआ करता था, हरा भरा मैदान हुआ करता था। और ऐसा है, डेजर्ट की खासियत क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और वो क्यों बढ़ रहा है, और भारत के ऊपर में सबसे बड़ी चिंता इसलिए है कि जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कम करते जाएंगे, उतना ज्यादा एनवायरमेंट इकोसिस्टम क्या होगा, खराब होगा। अब उतना ज्यादा रेन, ये सब चीजें क्या होंगी, कम होंगी, डिस्टर्ब होंगी। और धीरे धीरे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो सॉइल धीरे धीरे क्या डेजर्ट के अंदर में कन्वर्ट होती जाएगी। तो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसमें से एक है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ओनली लीगली बाइंडिंग
कन्वेंशन है जो डेजर्टिफिकेशन की बात करता है कि डेजर्टिफिकेशन को नेशन के अंदर में कैसे रोकना है। अब भारत के भी कुछ सारे कमिटमेंट हैं कि डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोकना है, तो अपना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करेंगे, अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के साथ साथ में वाटर बॉडीज को कैसे हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। तो उसकी अभी क्या हुई है, मीटिंग हुई है, 15th कॉप मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो याद रखिएगा, ये ही आपको मैंने बताया। तो अभी ये मीटिंग हुई है और ये कहां पर हुई है, आइवरी कोस्ट के ऊपर में हुई है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये कहा गया कि कैसे प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट, सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको साथ लाया जाए कि कैसे डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए, क्योंकि आने वाले समय में डेजर्टिफिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप खुद सोचिए, अगर हम प्यारे भारत की बात करें तो यहां पर अरावली हिल्स है और ये कहा जाता है ये अरावली हिल्स ही हैं जो ये थार वाला जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, इसको इधर नहीं आने दे। लेकिन अभी रिसेंट कई सारे इवेंट्स ऐसे हैं, इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पर इस क्या अरावली हिल्स को भी खतरा पहुंच रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि ये डेजर्ट धीरे धीरे क्या होगा, इधर इंक्रीज करता जाएगा। तो डेजर्टिफिकेशन को इसीलिए दोस्तों सेव द सॉइल के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ड्रॉट हो गया, लैंड रिस्टोरेशन हो गया, लैंड राइट्स हो गया, सारी की सारी चीजें यूएनसीसीडी के अंदर में डिस्कस किया गया। और दोस्तों एक यहां पर याद रखिएगा, ग्लोबल लैंड आउटलुक ये भी निकाला गया है इसके अंदर में कि कैसे इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाए, सारी की सारी चीजें इसके अंदर में जिक्र किया गया है। और इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। इंडिया ने खुद से ही घोषणा करी कि हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारी लैंड है उसके अंदर में हम फॉरेस्ट कवर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे। हम क्लाइमेट चेंज के अंदर में दोस्तों बहुत लीड रोल क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे इनिशिएटिव्स ही तो हैं। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉप 14 के हम क्या थे, होस्ट थे 2019 के अंदर में। और इंडिया करंटली क्या है दोस्तों, प्रिजाइड कर रहा है किसको, कॉप को। इसलिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला आर्टिकल है दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। अब खादी जो है दोस्तों, ये भारत के नेशनल मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है, खादी हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन चीज क्या हुई, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, ट्रेंडीनेस ना होने के नाम पर धीरे धीरे जो खादी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज धीरे धीरे कम हो रहा था। अब गवर्नमेंट काफी समय से खादी के यूज को बढ़ावा देने के लिए, खादी प्रोडक्ट्स को कैसे और ज्यादा लोग यूज करें उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसके ही करीब है दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है खादी के लिए, जिसके अंदर में मान के चलिए उसको कैसे ट्रेंडी बनाया जाए, कैसे जो यंग पॉपुलेशन है, जो न्यू यूथ है, उसके आइडियाज के हिसाब से उसको क्या किया जाए, अरेंज किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। तो कहां पर दोस्तों, नई दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है किस चीज को, खादी की लीगेसी को आगे और आगे जाना बढ़ाने के लिए दोस्तों। तो दिस सेंटर इज ऑल सेट टू मेक खादी आ यूनिवर्सल, क्लासिक एंड वैल्यू ड्रिवन ब्रांड। इसके अंदर में दोस्तों, इस सेंटर के अंदर में नए नए डिजाइन कपड़ों के क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्या की जाएंगी, इसके अंदर में कोशिश की जाएगी दोस्तों कि उसको कितना ज्यादा कैसे करके क्या बनाया जाए, ट्रेंडीनेस बनाया जाए। क्या बनाया जाए, ट्रेंडीनेस। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, या नए जनरेशन के लिए कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि पूरे भारत के अंदर में खादी। अब आप खुद सोचिए, अगर पूरा इंडिया खादी का इस्तेमाल करने लग जाए तो एक अलग ब्रांड, एक अलग चीज क्या आ सकती है हमारे इंडिया के अंदर। और इवन वर्ल्ड धीरे धीरे खादी की तरफ जा रहा है। और इंडिया के अंदर में देखिए प्रॉब्लम क्या है, खादी के अंदर में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण में, इतना रिसर्च ना होने के कारण में, इतना ज्यादा मतलब क्या में नए फैशन के हिसाब से ना होने के कारण में, एक तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहती है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन कई सारे हमारे यहां पर क्या रहता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो कॉस्टली होते हैं उनको तो परचेस करना हम पसंद करते हैं, बट खादी को हम कह देते हैं आउटडेटेड है। लेकिन खादी की अगर आप जाएं तो सिर्फ कपड़े ही नहीं, आप वहां पे और कई सारे प्रोडक्ट, बैग भी होते हैं, बहुत सारी जीन्स भी, खादी की जीन्स भी आ रही है आजकल। तो बहुत अच्छा है इनिशिएटिव। मैं आप सबसे भी कहूंगा कि आप क्या में उनको कहिए, पहनिए, खादी को ट्रेंडियर कैसे बनाना है, ये सारी की सारी चीजें, उसको कैसे डाइवर्सिफाई करना है, ये सारी की सारी चीजें करी जा रही है, ठीक है। चले आगे बढ़े, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिजाइन वगैरह को करने की कोशिश की है। अब ये अगला आर्टिकल है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एशिया के अंदर में जितने भी इलेक्शन बॉडीज हैं उनका एक एसोसिएशन है, और इंडिया इसका एज ए चेयर क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया। 2022 से 2024 तक हम रहेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूनानिमसली इलेक्टेड एज न्यू चेयर ऑफ द AAEA,
ठीक है दोस्तों, एशियन एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है। मनीला वॉज द प्रीवियस चेयर था इसका, और अब क्या हो गया, इंडिया हो जाएगा। और इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और ये इसलिए हुई थी कि क्या में कैसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होते हैं, कैसे अलग अलग कंट्रीज में इलेक्शन सिस्टम चल रहा है, कैसे अलग अलग कंट्रीज के अंदर में इलेक्शन जो अथॉरिटीज है उनको क्या क्या फ्रीडम है, वो सब नॉलेज शेयरिंग करी जा सके। ठीक है, तो ये क्या है, टू प्रोवाइड ए नॉन पार्टीशन फोरम इन एशियन रीजन फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दोस्तों, इसलिए इसको शुरू किया गया था। तो इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाए, ओपन कैसे किया जाए। इवन आपको पता होगा कि कई सारे अदर कंट्रीज के दोस्तों जो इलेक्शन बॉडीज होती है ना, वो इंडिया के अंदर में विजिट करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि 131 करोड़ लोगों के वोटिंग प्रोसेस को, इलेक्शन कैंपेन को कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है, कितने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली मैनेज करता है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो 20 एशियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। और ये जो है AAEA, ये किसका मेंबर है, A-वेब का भी मेंबर है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। ये याद रखिएगा, A-वेब क्या है, आपके एग्जाम में आ जाएगा कि रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये क्या है, A-वेब क्या है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी इलेक्शन बॉडीज है उनका एसोसिएशन। ठीक है, इसलिए न्यूज में भी था पिछले साल। एथेनॉल ब्लेंडिंग, दरअसल दोस्तों अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि हमारी कैबिनेट, हमारी गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को थोड़ा सा चेंज किया। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, समझिए इस चीज को। एथेनॉल जो आपके लिविंग या फूड स्टॉक या फीड स्टॉक कह लीजिए, उनसे बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए गन्ने से बनाया जाएगा, चावल से बनाया जाएगा, बीट रूट चुकंदर से बनाया जाएगा, उनके मोलासिस, उनको रस को निकाल के बनाया जाएगा एथेनॉल। अब एथेनॉल को आप ब्लेंड कर सकते हो, यानी कि मिक्स कर सकते हो, किसके साथ में, पेट्रोल और डीजल के साथ में। इससे एफिशिएंसी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम पेट्रोल और डीजल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब इसको इंपोर्ट करने के कारण में कई सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहला, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट का सीधा रिलेशन है किससे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा दोस्तों, इससे पॉल्यूशन भी होता है। और तीसरी चीज दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनर्जी के स्फीयर में हमारी सिक्योरिटी क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। जस्ट इमेजिन किसी कंट्री के साथ में संबंध अच्छे ना हो और कल को वो पेट्रोल और डीजल हमें सप्लाई करने से मना कर दे फिर। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस यहां पर इन्फ्लेशन रेट को भी क्या करते हैं, मैटर करता है। तो ये सब सारी चीजें थी, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि कैसे इंपोर्ट को कम किया जाए, पेट्रोल और डीजल के ऊपर में डिपेंडेंस कम की जाए। अब आपको पता है, एक तो कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए, दूसरी कोशिश ये भी की जा रही है कि जहां पर पेट्रोल और डीजल यूज हो रहा है वहां पे कम यूज हो। तो वो कैसे, कि आप पेट्रोल और डीजल के साथ में मिक्स कर दो किसको, एथेनॉल को। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए पहले टारगेट यह था दोस्तों कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। मान के चलिए 1 लीटर पेट्रोल है तो उसके अंदर में 800 ml क्या रहेगा, पेट्रोल रहेगा, और 200 ml यानी कि 20% क्या रहेगा, एथेनॉल रहेगा। तो इससे कई सारे क्या होंगे, फायदे होंगे। सबसे पहला, आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा फायदा फार्मर्स को होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई साहब फार्मर्स को कैसे होगा। तो दोस्तों फार्मर्स को फायदा इसलिए होगा क्योंकि जो एथेनॉल बनाया जा रहा है वो किससे, मैंने आपको बताया, शुगर केन से, गन्ने से, वीट, जो पुराने वीट हो गया, राइस हो गया, आपके क्या हो गया, चुकंदर हो गया, बीट रूट हो गया, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स इनसे बनाया जा रहा है, बायोफ्यूल। तो ये क्या है, ये कहां से आ रहे हैं, डायरेक्ट आपके फार्मर से आ रहे हैं। तो फार्मर की इनकम को बढ़ाने के अंदर में, डाइवर्सिफाई करने में भी एथेनॉल क्या करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इवन दोस्तों ये इनिशिएटिव इसलिए भी लिया गया क्योंकि ये देखा गया कि शुगर जो मिल्स हैं वो शुगर केन के प्राइसेस को क्या है, पे नहीं कर रहे हैं, किसको, फार्मर्स को। तो ये देखा गया कि शुगर मिल्स अगर एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू कर दे और पेट्रोल और डीजल की जो कंपनीज है उनको बेचना शुरू कर दें और ये उसकी पेमेंट यहां कर दें, तो ये अब क्या कर सकते हैं, फार्मर को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। और प्लीज याद रखिएगा, E20 टारगेट बोला जाता है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज याद रखिएगा, हमने कहा है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, 20% हम क्या करेंगे, एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। क्या करेंगे, एथेनॉल की ब्लेंडिंग हम 20% कर देंगे। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर।
अभी अगर 2022 तक अभी देखा जाए तो कितना हम कर चुके हैं, 9.90% हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मतलब आर्टिकल है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा। मिशन अमृत सरोवर, ये अच्छा आर्टिकल है, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, अभी पहले ही बताया। तो इसके अंदर में क्या किया गया है, इसके अंदर में एक टारगेट लिया है फ्यूचर के अंदर में कैसे डेवलप किया जाए वाटर बॉडीज को। तो इसके अंदर में कोशिश ये की जाए कि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ में क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए और वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, ये कोशिश की गई। और ये कहा गया कि 15 अगस्त 2023 तक क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या किया जाएगा, ओवर 50,000 वाटर बॉडीज को क्रिएट किया जाएगा। अब आप समझिए इसको कैसे किया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 75 वाटर बॉडीज को क्या किया जाएगा, वहां पर क्या किया जाएगा, या तो क्रिएट किया जाएगा या फिर रिजोनेट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और इससे अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो कितने बन जाएंगे, आसपास 50,000 के आसपास में क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बहुत बड़ा है, क्या आजादी का अमृत महोत्सव एक सही में अमृत देकर जाएगा। तो प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर में कई सारे मिनिस्ट्रीज काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सारे के सारे इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट इसके अंदर में काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलें आगे बढ़े। इवन मनरेगा को भी इसके अंदर में क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, काफी सारी चीजें। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों, ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। अब दोस्तों भारत के अंदर में कितने विदेशी गाय हैं, विदेशी भैंस हैं, ये सारी की सारी चीजें, यानी कि ब्रीड को ब्रीड वाइज क्या किया, फर्स्ट ये ऐसा निकाला गया सेंसस जिसके अंदर में हमने लाइव स्टॉक का क्या किया, हमने एनालिसिस किया गया ब्रीड वाइज। प्लीज याद रखिएगा ब्रीड वाइज। तो ये किसके द्वारा किया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा रिलीज किया गया है ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑन लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। अब इस रिपोर्ट के अंदर में ये क्या है, काफी चीजें एनालाइज की गई हैं। सबसे पहली बात तो 20th सेंसस है जो 2019 में कंडक्ट किया गया था, और ये पहली बार हो रहा है इंडिया के अंदर में, कंट्री के अंदर में, जहां पर हम ब्रीड वाइज डाटा को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हो। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ब्रीड का रिकॉग्निशन किसके बेसिस पर किया गया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा। तो लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर में आप जैसे देखिए यहां पर एक ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड एनिमल्स हमारे यहाँ पर 26.5% है टोटल पॉपुलेशन से, और जहां पर हमारे 73.5% कहां पर इंडिजिनस कैटल है। आपको कंफ्यूज कर देंगे कि हमारे यहाँ पर जो बाहर विदेशी जो कैटल हैं, जो ब्रीड है वो ज्यादा है रादर देन हमारे यहाँ पर हमारे, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये चीज नहीं है। और इस रिपोर्ट के अंदर में एक और चौंकाने वाली खबर ये आई है कि जो इंडिजिनस कैटल है वो क्या हुए, वो कम हुए नंबर में, 6% क्या हो गया, कम हो गया। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। इसका पीछे एक और रीजन बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो लाइव स्टॉक और ये जो इन सब चीजों से धीरे धीरे लोग क्या है, मूव कर रहे हैं, वो दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं, और ये थोड़ी सी क्या है, चिंताजनक बात है वैसे भी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। इंटर सोलर यूरोप 2022, ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर से रिलेटेड एक एग्जीबिशन था, यूरोप के अंदर में हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये यूनियन मिनिस्टर वहां पे क्या किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इंटर सोलर यूरोप इज द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्जीबिशन है सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, इंटर सोलर कहां पर हुआ दोस्तों, जर्मनी के अंदर में हुआ। अब देखिए सोलर, इसको मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है दोस्तों कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, और हमारा टारगेट क्या था, 175 गीगावाट कहां से, रिन्यूएबल एनर्जी से, और इसके अंदर में 100 गीगावाट हम कहां से, सोलर एनर्जी के थ्रू हम क्या करने वाले, सोलर पैनल्स के थ्रू हम क्या करने वाले थे, प्रोडक्शन करने वाले। और इसके अंदर में एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, सोलर पैनल की जब बात आती है दोस्तों, तो ज्यादातर इंडिया के अंदर में सोलर पैनल कहां से हम करते थे, इंपोर्ट चाइना से करते थे। और उस चीज को रोकने के लिए इंडिया ने क्या किया था, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए क्या किया था, सोलर पैनल के इंपोर्ट के ऊपर में क्या लगाया था, बैन लगा दिया था। WTO में क्या गया था, केस भी गया था दोस्तों, और भारत को वहां पे क्या मिली थी, हार भी मिली थी। तो सारी की सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, मतलब हार डायरेक्ट नहीं मिली थी, लेकिन सोलर पैनल से रिलेटेड ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि सोलर पैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या है, सोलर इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज याद रखिएगा, कनेक्ट करके रखिएगा इन सब चीजों को, क्योंकि इंडिया को तो बेनिफिट मिलेगा ही, साथ साथ में दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, एनवायरमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला जो है नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ये क्या है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया, पब्लिक यूज के लिए रिलीज किया गया है। तो ऐसा क्या है भाई, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डाटा है,
उनको एक जगह पर कंपाइल करके रखा गया है और क्या पब्लिक के लिए ओपन कर दिया कि आप इसका यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। तो एंडैप क्या है दोस्तों, इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग दैट प्रोवाइड्स फ्री एंड इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट डाटा। अब आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी डाटा कलेक्टर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या किसी के पास सबसे ज्यादा अगर डाटा अवेलेबल है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारी डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जहां पर एरिया स्पेसिफिक डाटा अवेलेबल है। तो ये डाटा अगर मान के चलिए एंटरप्रेन्योर्स को मिल जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिल जाए, तो कितनी अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से अपने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो प्लीज याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा इस इनिशिएटिव को क्या किया गया, एनडैप। क्या है, एनडैप, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहां क्या है, इट गैदर्स एंड कंपाइल्स फाउंडेशनल डाटा फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, और उसके बाद में क्या है, ये आपके गवर्नमेंट के लिए, एकेडमिक के लिए, जर्नलिज्म के लिए, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, सबके लिए क्या है, ये चीज अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलें अगला, नब सर्टिफिकेट्स। नब सर्टिफिकेट क्या दोस्तों, हॉस्पिटल्स को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स को भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया। तो यानी कि एक तरीके से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल्स हैं, आयुर्वेदिक जो यूनिट, क्योंकि आपको पता है आयुर्वेद से रिलेटेड या ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं कि कैसे उनको आगे आगे वाले समय के लिए क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो उसके अंदर में नब सर्टिफिकेट अगर मान के चलिए आयुर्वेद हॉस्पिटल्स को अगर मिलता है, 5 आयुर्वेद से रिलेटेड जो हॉस्पिटल हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये क्या दिया है, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो प्लीज याद रखिए, नब इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो ये करता है, क्या करता है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करता है, एक्रेडिटेशन प्रोवाइड कराता है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट हैं ये क्या करते हैं, क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि हाँ क्वालिटी है या नहीं है, सारी की सारी चीजें। और अगर आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स को अगर मिलता है तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, एक पुश है जो क्या कोशिश करी जा रही है कि आयुर्वेद को दोबारा से रिवाइव किया जाए, आयुर्वेद को लोगों के लाइफस्टाइल में लाया जाए, एक अलग प्रकार का क्या हेल्थ केयर सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर में क्या किया जाए, क्वालिटी आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स को क्रिएट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, अतुल्य भारत। अब दोस्तों क्रूज, अब भारत नदियों का आपको पता है पूरा माया जाल है, बहुत बहुत बड़ा जाल है। आसपास में कोस्ट अगर देखें, ये देखिए पूरा का पूरा कोस्ट है। यानी कि आप सोचिए कितनी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री को हम खड़ा कर सकते हैं क्रूज की, अगर क्रूज टूरिज्म को हम बढ़ावा दें। तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई दोस्तों। तो फर्स्ट एवर इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां पर, मुंबई के अंदर में हुआ। ठीक है, और इसके अंदर में ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के द्वारा एंड फिक्की के द्वारा। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, ज्वाइंटली किया गया था। और इसके अंदर में क्या किया गया कि ऐसे कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाएं, ऐसे कौन से मैकेनिज्म बनाए जाएं, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म बनाए जाएं जिससे हम इंडिया को क्रूज का क्या करें, इंटरनेशनल हब बना सकें। क्या बना सके, इंटरनेशनल हब बना सके, जिससे क्रूज टूरिज्म को क्या करे, बूस्ट मिले। और क्रूज टूरिज्म को अगर बूस्ट मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, हमारे यहां पर कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, टूरिज्म इंक्रीज होगा। तो आप सारी चीजें समझ सकते हैं। तो ये सोचिए कि कितनी बड़ी मार्केट है, इंडियन पोटेंशियल कितना ज्यादा है। कि अगर देखा जाए तो आप, मैंने आपको बताया कि अगर आप देखें 10 फोल्ड्स नेक्स्ट डिकेड के अंदर में अगर देखा जाए तो मतलब ये क्रूज जो है क्या में टूरिज्म इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि अभी तक क्रूज जो टूरिज्म है वो कहा जाता है कि अमीरों का ये है फंडा पूरा का पूरा क्रूज टूरिज्म के बारे में। तो आने वाले समय में लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट 10 डिकेड्स में अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड भी तो इंक्रीज होगी ना क्रूज टूरिज्म के लिए। और वहां पर अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो लोग क्या करेंगे, बाहर विदेशों में जाते हैं क्रूज टूरिज्म के लिए। तो इंडिया के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो क्या किया जाता है, अगर पेंडेमिक के बाद में देखा जाए तो दोस्तों टूरिज्म इन इंडिया हैज रजिस्टर्ड 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, क्योंकि पेंडेमिक में तो बिल्कुल खत्म हो गया था।
तो उसके मुकाबले तो ग्रोथ आपको नजर आएगी। लेकिन आने वाले समय में देखा जाए तो ये आने वाले समय में दोस्तों आपके देखिए मतलब 5.5 बिलियन तक का क्या हो सकता है, पूरा ये इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है। तो बहुत बड़ी क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी, इनको इंडिया को मिस नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में कोशिश की गई है। ठीक है, तो क्रूज टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, जो रिमूविंग आउटस्टिंग चार्जेस हैं उनको कैसे कम किया जाए, पॉलिसी को कैसे इजी किया जाए। मान के चलिए कोई न्यू कंपनी वहाँ पर आना चाहती है तो उसके लिए कितना ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए, इजीली उसके सेटअप के लिए, लाइसेंस के लिए उसको क्या किया जाए, अवेलेबल प्रोवाइड किया जाए, सारी की सारी चीज़ें। मान के चलिए बाहर से, विदेश से कोई आना चाहता है क्रूज को एंजॉय करने के लिए, तो ई वीज़ा की फैसिलिटीज़ को इंक्रीज किया जाए। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर में की गई हैं दोस्तों। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। गवर्नमेंट ने कई सारे टास्क फोर्स भी बनाए थे। ऑलरेडी आपको पता है कि जैसे मान के चलिए, जैसे अगर 4 थीम बेस्ड कोस्टल डेस्टिनेशन सर्किट बनाए, गुजरात पिलग्रिमेज टूर, वेस्ट कोस्ट कल्चर, मतलब आप देखिए भारत को क्या किया है, मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट के अंदर में ये देखा गया कि मरीन अगर इंडस्ट्री को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के अंदर में ऐसा नहीं है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड हम या फिर फिशरीज के रिलेटेड ही हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। नहीं, वहां पर अगर आप इसको यूज कर लें किसके, टूरिज्म के अंदर में, ओशन को, कोस्ट को, तो भी क्या है, बहुत बड़ा क्या है, हमारी इकोनॉमी के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला जो है दोस्तों, गति शक्ति संचार पोर्टल। गति शक्ति, अब संचार से समझ गए होंगे आप, टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ होगा। तो याद रखिएगा, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। किसके मिनिस्ट्री ने, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया गति शक्ति संचार पोर्टल। अब ये क्या है दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे को अप्रूवल मिलेगा। राइट ऑफ वे का मतलब क्या दोस्तों, यानी कि दोस्तों मान के चलिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है या फिर मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स है। अब एक चीज समझिए, ऐसा नहीं होता कि जियो की जो कंपनी है तो सारे के सारे टावर उन्होंने ही जाके लगाए हैं। कई सारे टावर क्या किया जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अब जैसे जो टावर लगाना होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। तो उनको एक तरीके से ये क्या दिया जाता है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया गया किस चीज के लिए, अप्रूवल के लिए, सिंगल पोर्टल फॉर राइट ऑफ वे परमिशन के लिए, टू ले डाउन ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड फॉर इरेक्टिंग मोबाइल टावर्स। समझ गए कि इन दोनों कंपनीज को एक सिंगल विंडो दे दिया गया है कि भैया आपको इस एरिया में मान के चलिए ऑप्टिकल फाइबर्स को क्या करना है, बिछाना है, यहां पर क्या करना है, एक मोबाइल टावर लगाना है, तो आप इस पोर्टल से क्या ले सकते हैं, यहां से परमिशन ले सकते हैं। तो राइट ऑफ वे याद रखिएगा, राइट ऑफ वे किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, या फिर सिंपल सी भाषा में समझ लो तो क्या है, टावर्स को खड़ा करना। वैसे तो क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों को बनाना किससे रिलेटेड, टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। लेकिन अगर सिंपल सरल भाषा में समझना चाहो तो किससे रिलेटेड, राइट ऑफ वे किससे रिलेटेड, टेलीकॉम सेक्टर के टावर्स को लगाने से के रिलेटेड है ये प्रोसेस है, और ये एप्लीकेशन होती है, तो उसके लिए अप्रूवल उनको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, पूरे कंट्री में मिल सकता है, इससे स्मूथ फंक्शनिंग होगी। जहां पर जिस जिस एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर भी क्या होगा, फास्ट होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी। भारत नेट मिशन, उसको हेल्प मिलेगी। डिजिटल कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो डिजिटल इंडिया का कैंपेन है वो भी इंक्रीज होगा। सारी की सारी चीजें इसमें क्या मिलेंगी, हेल्प मिलेंगी। अगला जो है दोस्तों, विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लुम्बिनी में गए थे। ऑलरेडी मैंने हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आपको कराया था कि लुम्बिनी में गए हैं मोदी जी। तो लुम्बिनी में किस लिए गए थे दोस्तों, अभी आपके बुद्ध पूर्णिमा के दिन गए थे। तो लुम्बिनी को क्या किया जाता है, होली प्लेस, बर्थ जहां पर हुआ, जहां पर जन्म लिया बुद्ध जी ने, उनसे रिलेटेड है, प्लीज याद रखिएगा। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, और सिद्धार्थ गौतम था उनका नाम। ठीक है, उसके बाद में वो बुद्ध हो गए। ठीक है, तो गौतम बुद्धा, तो प्लीज याद रखिएगा सिद्धार्थ गौतम एट 623 बीसी में। बाकी एज पे ये इसमें थोड़ा सा रहता है कि कब कौन से ईयर में, लेकिन जो पीआईबी की इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। ठीक है, अशोक, और एक और चीज़ कही जाती है कि हमारे जो राजा अशोक थे वो भी गए थे वहाँ पे, और वहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी मिलता है इसका। ठीक है दोस्तों, उन्होंने भी किया था, लुम्बिनी में गए थे। ठीक है, और वहाँ पे सैंडस्टोन पिलर भी वहाँ पर है, इरेक्टेड है। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर में वो लिखा गया था, मतलब ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर में, और पाली के ऊपर में लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा, कभी पूछ लें कि कौन और गए थे तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक गए थे। ठीक है, चले, ऑलरेडी लुम्बिनी के ऊपर में बात कर चुके हैं। तो लुम्बिनी क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे पुराने बुद्धिस्ट साइट है। यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। ये अच्छा, इसलिए आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे मैसेज दे रहा है। सबसे पहला मैसेज ये है कि जो कंटेंट बना होता है कि
बुद्ध का बर्थ प्लेस कहाँ है? कई सारे लोग कहते हैं कि इंडिया है, तो यहां पर एक तरीके से सेटल कर दिया गया कि नहीं, नेपाल का लुम्बिनी है, क्योंकि मोदी जी खुद गए वहां पर। दूसरी चीज यहां पर दोस्तों ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एंड नेपाल के जो रिश्ते हैं, अगर बुद्धिज्म से रिलेटेड भी देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ लाइफ भारत के कई सारे, जैसे आप श्रावस्ती देख लो, कुशीनगर देख लो, सिद्धार्थ नगर देख लो, क्या नाम है, यहाँ पे आप देख लो, बनारस में आ जाओ, हर जगह पर क्या है, बुद्ध जी ने यहाँ पे अपना जीवन व्यापन किया, काफी सारी चीजें, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे चाइना अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज को बना रहा है, तो इसलिए इंडिया की प्रेजेंस वहां पर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और लुम्बिनी क्या है, बुद्धिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एक पिलग्रिमेज साइट है, और इसको लुम्बिनी को दोस्तों यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर में भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। तो ये भी आपसे कुछ पूछ लेंगे कि हेरिटेज साइट के अंदर में है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी है हेरिटेज साइट के अंदर। ठीक है दोस्तों, शिलान्यास किया, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ऑलरेडी ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लुम्बिनी के अंदर में हुआ है। ठीक है, और एनलाइटमेंट कहां, अब देखिए बर्थ उनका वहां पर कहां पर हुआ, नेपाल के बुद्धनी में, क्या नाम है, लुम्बिनी में, लेकिन उनको एनलाइटमेंट कहां पर मिला, बोध गया के अंदर मिला। ठीक है दोस्तों, बिहार के अंदर में। ठीक है, पहला सरमन उन्होंने कहां पर दिया, ज्ञान सारनाथ के अंदर में। ठीक है, और निर्वाण उनका यानी कि स्वर्गवास कहां पर हुआ, कुशीनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। ये फैक्ट याद रखिएगा प्लीज, आपको यूपीएससी के अंदर मैच द फॉलोइंग करके दे देंगे क्वेश्चन, कि ऐसे कह देंगे कि बर्थ लुम्बिनी, एनलाइटमेंट बोध गया, सरमन सारनाथ, निर्वाण कुशीनगर, तो आपको कह देना पड़ेगा हाँ चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको अटेंड किया, बहुत सिग्निफिकेंस इसका भारत और उसके रिलेशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला दोस्तों है श्री राजीव कुमार जी को क्या किया गया है, सीईसी बना दिया गया है, बस इतना फैक्ट याद रखिएगा। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब कौन है, राजीव कुमार जी हैं, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन अब इन्हीं के ही अंडर होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आगे चले। और इनसे पहले कौन थे, इन्होंने सुशील चंद्रा जी को क्या किया है, रिप्लेस किया है, सक्सीड उनको किया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, और ये 25th होंगे, क्या होंगे, 25th होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये याद रखिएगा, एज क्या होनी चाहिए, 6 साल और 65 ईयर्स एज, ये टेन्योर होता है किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्विसेज एक्ट, कहीं पर भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन है एक्सप्लिसिट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, प्लीज 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 याद रखिएगा कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। ठीक है, चलें। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, थॉमस कप बहुत ज्यादा न्यूज में था। इंडिया की मेंस बैडमिंटन टीम ने दोस्तों हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहली बार थॉमस कप को जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और हराया भी किसको हमने, बैंकॉक के अंदर में दोस्तों हमने किसको हराया, इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया को हराया जो 14 बार चैंपियन है, 14 टाइम्स चैंपियन थे दोस्तों। तो ये इंटरनेशनल एक बैडमिंटन कॉम्पिटिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन में से एक है, और इसके अंदर पहली बार इंडियन टीम क्या है, जीती है दोस्तों। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो आज के इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स थे, हमने पीआईबी सेकंड वीक को कंप्लीट कर लिया है, अब पीआईबी थर्ड वीक भी मैं लेकर आऊंगा जल्द ही, आप उसको भी देखिएगा। और इस सेशन से रिलेटेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है पीआरटी फ्लैश, 31 तारीख तक ही ऑफर है। आप 9,299 रुपये में क्या कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा यूपीएससी का कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। बुक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, ज्योग्राफी की, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।